हाय हेलो गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल से विजय में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। बिहार बोर्ड का होम साइंस का प्रैक्टिस सेट लाए हैं। एग्जामिनेशन क्वेश्चन 2024 का है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है इसमें मिलता है आपका 70 क्वेश्चन रहेगा और इसमें से 35 करना होता है। क्लास 12 का है पेपर ये। बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब होगा आगे चल के बोर्ड का एग्ज़ाम भी होगा। इसकी वजह से हम पहले प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर देखिएगा। आपका जो है कि 70 क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी से ही बनेगा, तो उसमें से आपको 35 क्वेश्चन करना अनिवार्य रहेगा। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। और जो इसका पेपर होता है कक्षा 12 का बिहार बोर्ड में 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है। यहाँ पे पूर्णांक 70 देख दिया है, 70 नंबर। और आपका जो 30 नंबर वो प्रैक्टिकल में जाता है। इसमें 70 क्वेश्चन बहुविकल्पी देता है। बहुविकल्पी में आपका 35 क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। चलते हैं प्रैक्टिस शीट के ऊपर और जो बहुविकल्पी क्वेश्चन उससे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है आपका निम्न में से कौन भविष्य के लिए बचत का लाभ नहीं है। तो बुढ़ापे के दौरान आर्थिक सुरक्षा, आपातकालीन ज़रूरतों की पूर्ति, सेवानिवृत्ति के दौरान आर्थिक सुरक्षा, रोटी कमाने वाले की मृत्यु के बाद सहायता। इसमें पहले क्वेश्चन आपको सही से पढ़ना होगा और 2 बार रिपीटेड पढ़ना होगा। बार बार इसमें देखिएगा क्वेश्चन में नहीं और हाँ में क्या सवाल क्वेश्चन क्या पूछा है। तो पहले अगर नहीं है तो इसमें एक बार ऐसे गोला मार्क लगा लीजिएगा, हमेशा वो हाईलाइटेड रहे क्वेश्चन में समझ में कि नहीं का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन होगा रोटी कमाने वाले की मृत्यु के बाद ऐसा कोई बचत का लाभ नहीं होता है भविष्य में। जब व्यक्ति कमाने वाला ही नहीं रहेगा तो वो लाभ किस चीज़ का लेगा। बुढ़ापे के दौरान आर्थिक सुरक्षा होता है जब हम बचत करते हैं। आपातकालीन ज़रूरतों की पूर्ति होता है, बचत के लाभ हमें मिलते हैं। सेवानिवृत्ति के दौरान आर्थिक सुरक्षा भी हमें मिलती है जब हम बचत किए रहते हैं भविष्य के लिए। जब वो व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो उसे कोई सहायता नहीं मिल पाएगा। ये इसके लाभ नहीं है। डी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भोजन के पाचन में सहायता करता है। भोजन के पाचन में कौन सहायता करता है। हार्मोन्स, पानी, पाचक रस, खून। तो जब हम भोजन करते हैं तो पेट में खाना जाने के बाद अनेक प्रकार की रासायनिक क्रियाएँ होती हैं। इसमें पूछा है कि जब हम भोजन के में पाचन में सहायता जो होता है पाचक रस होता है। पाचक रस सहायता करता है भोजन को पचाने में। इसका ऑप्शन भी सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है तो वृषण में, प्रोस्टेट ग्रंथि में, शिश्न में, अधिवृषण। तो शुक्राणुओं का निर्माण हमेशा वृषण में होता है। ये ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है कि गर्भाशय का आकार कैसा होता है। तो नाशपाती की तरह, नारियल की तरह, सेब के बीज की तरह और बादाम की तरह। ऑप्शन इसका होगा ए, नाशपाती की तरह। ऑप्शन इसका क्या होगा, नाशपाती की तरह। आगे क्वेश्चन है कि गर्भाशय का आकार क्वेश्चन हो गया है। निम्न में से कौन स्वरयंत्र श्वास नली के बीच में स्थित है। क्वेश्चन है कि स्वरयंत्र और श्वास नली के बीच में स्थित है। पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि है और यौन ग्रंथि है। इसका ऑप्शन होगा थायराइड ग्रंथि। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि इसमें कि थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो गले में, गले के पास थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि स्वरयंत्र और श्वास नली के बीच में जो ग्रंथि पाई जाती है वो थायराइड ग्रंथि। इसका ऑप्शन डी सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि सॉस बनाने में जो सॉस केचप आता है ना मार्केट में, उसको बनाने के लिए आहत संरक्षण की किस विधि का उपयोग हम प्रयोग करते हैं। तो तापन, निर्जलीकरण, प्रशीतन या रासायनिक परिरक्षण। तो कोई भी चीज़ जो मार्केट में उतारा जाता है, जैसे जैम है, जेली है, सॉस है, टोमेटो केचप है, अनेक प्रकार की एक तरह से आपको आहार संरक्षण के लिए उपयोग किया जाता है या मार्केट में उसे उतारा जाता है। तो उसको होता है ना, एक डेट दिया जाता है इसमें कि एक्सपायरी डेट होने के 6 मंथ का, साल भर का इसका है, इसके बाद ये संरक्षित नहीं रह पाएगा। इसमें जो हम केमिकलाइज करते हैं वो रासायनिक परिरक्षण करते हैं। रासायनिक परिरक्षण करते हैं कि वो कितने दिन चल सकता है और हम इसमें क्या मिलाएं कि ये खाने के योग्य बने। और जो
और इसका एक्सपायरी कितने दिन में इसकी रासायनिक क्रिया होने के बाद खत्म हो जाती है। इसका ऑप्शन क्या होगा? अगर इस क्वेश्चन के अनुसार जाया जाए तो रासायनिक प्रदूषण डी ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि वस्त्र आवश्यक है। वस्त्र क्यों आवश्यक है? तो कॉमन चीज़ें हैं कि हमें शरीर को अपने ढकने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए, गर्म शरीर को गर्म रखने हेतु और सामाजिक प्रतिष्ठा, और इनमें से सभी। इसका ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। देखिए, हमें आवश्यक क्यों है वस्त्र? हर एक मौसम में हमें शरीर कपड़े ही सुरक्षा प्रदान करती है और एक सामाजिक दृष्टि से देखा जाए प्रतिष्ठा हेतु होता है। और पहले के लोग जब यहाँ पे इंसान आए थे उस समय तो पहले अपने तन को ढकने के लिए, पहले तो जानवर जैसा व्यवहार था, लेकिन थोड़ा बहुत जब संज्ञान में आया तो अपने तन को ढकने के लिए पत्तों का प्रयोग किए थे। आप लोग को इसमें पढ़ाएंगे वस्त्र से रिलेटेड, तो उसमें कोई कहानी हम बताएंगे। आगे है कि निम्न में से कौन गर्म रंग नहीं है? गर्म रंग नहीं है, लाल है, नारंगी है, लाल, नारंगी, बैगनी, पीला। तो बैगनी रंग क्या है? ये गर्म रंग नहीं है, लेकिन लाल, नारंगी, पीला ये सब गर्म रंग है। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि दो है। तो इसमें है कि अंतःस्रावी की बात कही गई है कि पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, अधिवृक्क ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है। तो वृक्क के ऊपर जो अंतःस्रावी, अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या, जो हार्मोन्स का श्रावण होता है, स्रावित होता है जो हार्मोन्स, वो अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथि इसमें पूछा था, वृक्क के ऊपर की बात कही गई है, तो अधिवृक्क ग्रंथि के ऊपर। सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है कि 10वां, निम्न में से कौन उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण है? मुख्य कारण कौन है? सीमित जानकारी है, विक्षता है, गलत जानकारी है, इनमें से। देखिए, कोई भी उपभोक्ता हो, अगर उसको पढ़ा लिखा कम है या उसे अपने जो भी माल प्रोडक्ट ले रहा है उसके बारे में जानकारी कम है, या उसको गलत जानकारी है, सीमित जानकारी है, या पढ़ा लिखा नहीं है, तो ये सभी हो सकते हैं जो कि वो एक शोषण का शिकार हो सकता है। इसका मुख्य कारण यही होता है, कोई भी उपभोक्ता होता है या तो कोई सेलर होता है, अगर वो कस्टमर को बेच रहा है, अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, तो उसके पास जो उपभोक्ता खरीदने वाला होता है, जो कस्टमर खरीदने वाला होता है, उसे अपने जो भी प्रोडक्ट वो ले रहा है उसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है और पढ़ा लिखा भी हो। उसका जो प्रोडक्ट ले रहा है कितने दिन चलेगा, एक्सपायरी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, और क्या किसमें शुद्धता होनी चाहिए, सभी जानकारी उपभोक्ता को होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि चेक की वैधता अवधि जारी करने की तारीख से क्या है? चेक की वैधता अवधि जारी करने की तारीख से क्या है? तो 3 महीने है। जैसे कि ऑप्शन को हम देखते हैं, क्या है इसमें? 3 मंथ है, 12 मंथ है, 6 मंथ है और 1 महीने है। अब इसमें अनिवार्यता की बात, मतलब वैधता की अवधि पूछा है कि अगर हम कोई भी चेक ले जा रहा है, कोई व्यक्ति चेक, उसे जब उसको भिजवाना हो, मतलब भिजवाना है, उसको कैश के रूप में लेना हो, तो 3 मंथ के अंदर ही वो ले सकता है। 3 मंथ के बाद उसकी तारीख एक्सपायरी हो जाती है। पूछा है कि चेक की वैधता अवधि जारी करने की तारीख से क्या है? जिस दिन का वो डेट डाला गया उससे 3 महीने के अंदर चेक को भिजवा लेना चाहिए। ऑप्शन क्या होगा इसमें? ए सही होगा। 3 महीने की तारीख दी जाती है कि 3 महीने के अंदर आप उसे चेक को भिजा सकते हैं। अगर नहीं करते हैं तो वह एक्सपायरी डेट हो जाएगी, तो फिर वो चेक भेजेगा नहीं। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव के मूलभूत आवश्यक नहीं है? मकान है, वस्त्र है, भोजन है, मनोरंजन। इसमें पूछा है मूलभूत आवश्यकता नहीं है। मूलभूत आवश्यकता क्या नहीं है? देखिए, अगर हमें पूछा जाए कि मानव की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान है। रोटी, कपड़ा, मकान है, जैसे भोजन हो गया, मकान हो गया, वस्त्र हो गया। लेकिन पूछा जो नहीं है, हमेशा आप चेक यहाँ पे देखिएगा, नहीं है क्वेश्चन है। मनोरंजन ये नहीं है, ये मूलभूत आवश्यकता में नहीं आता है, लेकिन हमें भोजन, मकान, वस्त्र ये तीनों हमारी आवश्यकताएं हैं। इसके बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता, या उनकी आवश्यकताओं पूरा वो अपना जीवन यापन नहीं कर पाएगा। आगे है कि उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रचलित नारा है, जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकारों को पहचानो, धोखाधड़ी से बचो, सजग उपभोक्ता बनो। बार बार ये इसके कंज्यूमर के बारे में दिखाया गया है, प्रसाद भी दिखाता है कि जागो ग्राहक जागो,
उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार यह प्रचलित नारा लगाया है कि हर एक उपभोक्ता जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, खरीदता है किसी भी प्रोडक्ट का, उसको हमेशा जागरूक होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। तो इसमें एक नारा दिया गया है, जागो ग्राहक जागो। ये ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक है, परंपरागत है, ऐच्छिक है, धार्मिक है। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये वैधानिक है। वैधानिक तरीके से यह बताया गया है कि सूचना का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। आप कोई भी सूचना हो, जैसे कि सूचना का अधिकार ये होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट लिए हैं, आप उससे कंप्लेन कर सकते हैं, उसे सूचित कर सकते हैं ये चीज़ें, आपका ये चीज़ प्रोडक्ट जो है या तो आपने एक्सपायरी दे दिया है या तो इसमें कुछ खराबी है, तो इसमें क्या होता है, अब सूचना के अधिकार के अंतर्गत आता है। ये वैधानिक है, वैधानिक के अंतर्गत आएगा। भारत में स्वास्थ्य समस्याओं का कारण क्या है? बढ़ती जनसंख्या, संक्रामक रोग, प्रदूषण, इनमें से सभी। भारत में स्वास्थ्य समस्याओं का कारण क्या हो सकता है? सभी हो सकता है, बढ़ती जनसंख्या, संक्रामक रोग, प्रदूषण है। बढ़ती जनसंख्या के अनुसार क्या है कि स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया जाता है और अनेक प्रकार के संक्रामक बीमारियां भी देखने को मिलती हैं और प्रदूषण भी है। इसकी वजह से सभी समस्याएं होंगी जो कि स्वास्थ्य समस्याओं के कारण बनती हैं। डी ऑप्शन सही होगा। आगे है कि जल प्रदूषण किसके लिए हानिकारक होता है? जलीय जीव, कृषि, मनुष्य, इनमें से सभी। तो जल प्रदूषण किसके लिए हानिकारक होगा? तो जलीय जीव के लिए, कृषि के लिए, मनुष्य के लिए। जाहिर सी बात है, जलीय जीव जितने होंगे, अगर प्रदूषण बढ़ता है तो उसमें भी जीव मर जाएंगे। कृषि विभाग में भी जल प्रदूषण ज़्यादा होता है तो कृषि का उत्पादन नहीं हो पाएगा। और मनुष्यों के लिए तो वैसे भी जल ही जीवन है। जल अगर शुद्ध नहीं है तो जीवित ही नहीं। जब प्रदूषित जल तो हानिकारक होगा ही। ऑप्शन इसका डी है। इसमें है आगे क्वेश्चन है कि FPO मार्क वाले खाद्य पदार्थ हैं जैम, अचार, जेल, इनमें से सभी। FPO फूड प्रोडक्ट, इसमें क्या है? फूड। FPO फूड प्रोडक्ट ऑर्डर मार्क वाले खाद्य जो पदार्थ होते हैं, ये आपके जैम, जेली, अचार, इन सभी में मार्क लगे होते हैं। जैसे जो फल से बना हुआ चीज़ हो, ये फ्रूट, जो फ्रूट नहीं होगा, फ्रूट होगा, फ्रूट प्रिवेंशन ओस ऑर्गेनाइजेशन कुछ है ऐसे, इसका याद नहीं आ रहा है। इसमें क्या होता है कि जो फ्रूट होते हैं, जो फ्रूट से बने होते हैं चीज़ें, प्रोडक्ट बने होते हैं, खाद्य सामग्री बने होते हैं, वो उसमें FPO लगा होता है, उसका मार्क लगा होता है, उसका लोगो लगा होता है, जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये खाद्य खाने योग्य है, मार्केट में उतारा गया है। तो FPO का जो मार्क लगा है तो कहीं ना कहीं इसका निर्देशन हो चुका है, इसका रिसर्च या टेस्ट हो चुका है, जो कि मार्केट में उतारा गया है। तो हमेशा देखा जाएगा कि जो फल होंगे, फल से रिलेटेड जो खाद्य सामग्रियाँ होती हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, उसमें FPO का मार्क लगा होता है, लिखा भी होता है और उसका लोगो भी लगा होता है। निम्न में से कौन एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, इनमें से सभी। सुरक्षात्मक पदार्थ हमें सुरक्षा प्रदान कौन करता है? विटामिन। एक सुरक्षात्मक पदार्थ इनमें से क्या हो सकता है? विटामिन्स। विटामिन्स अगर हम लेते हैं तो उसमें क्या होता है, क्या हो सकता है? सुरक्षात्मक पोषक पदार्थ मिनरल्स होते हैं, जो सब्जी हो गए, फल हो गए, इस समय हमें क्या होते हैं? विटामिन्स मिलते हैं। तो यह हमें सुरक्षात्मक पोषक तत्व के अंतर्गत आता है विटामिन। यहाँ पे सी होगा। विटामिन सी नहीं, ऑप्शन सी है और विटामिन
लिखा गया पोषक तत्व जो सुरक्षा प्रदान करता है। आगे है कि प्रोटीन सर्वोत्तम स्रोत है। मांस, मछली, अंडा, सब्जियाँ, चावल, इनमें से सभी। प्रोटीन का अच्छा स्रोत क्या हो सकता है? तो जैसे देखिए इसमें भी है कि कोई वेज है, नॉन वेज है। तो जो प्रोटीन जो मांस, मछली, अंडा नहीं खाता है उसके लिए सोयाबीन हो सकता है, दाल हो सकता है। अच्छे प्रोटीन के स्रोत जो है जो अच्छे प्रोटीन के स्रोत हैं, जो मांस, मछली, अंडा नहीं खाता है तो वो सोयाबीन ले सकता है और दाल का उपयोग कर सकता है। और सर्वोत्तम की बात करें तो मांस, मछली, अंडे में सर्वोत्तम प्रोटीन मिलता है। ए ऑप्शन इसका सही है। आगे है कि निम्न में से कौन परिरक्षक पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? सिरका, नमक, तेल, इनमें से सभी। देखिए अगर सिरका की बात करें तो सिरका भी हमारा एक तरह का एसिडिक होता है। ये भी परिरक्षक पदार्थ में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वनीला इसमें मार्केट में आता है, एक तरह सिरका की रूप होता है। और विनेगर तो यह भी हमें जैसे अचार को परिरक्षित करने के लिए, संरक्षण करने के लिए उसमें डाला जाता है। नमक भी हम डालते हैं परिरक्षण के लिए। तेल भी हम अगर किसी भी संरक्षित पदार्थ में, और जैसे अचार है, अचार में नमक, तेल, इन सब चीज़ों को अगर डाल दिया जाए तो ख़राब नहीं होता है, इसलिए नमक भी सुरक्षित रखता है और तेल भी। और सिरका भी अपनी जगह वो सुरक्षित पदार्थ में उपयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो इनमें से सभी होगा ऑप्शन डी। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कुपोषण का एक प्रकार है? अल्पपोषण, अतिपोषण, ऑप्शन सी होगा। कॉमन सी चीज़ है कि इसमें हमारा भारत दो तरह से कुपोषित है, एक अल्पपोषण, एक अतिपोषण। अल्पपोषण में क्या है कि जो व्यक्ति कम खा पा रहा है, जिसे न्यूट्रिशन कम मिल पा रहा है। अतिपोषण में जो सबसे ज़्यादा खा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन ले रहा है और उसे व्यय नहीं कर पाता है। तो होता है कि अल्पपोषण जो कुपोषण का शिकार हो, अतिपोषण जो मोटापा या ओबेसिटी से शिकार प्रभावित हो। ऑप्शन डी होगा, अरे ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों। सुजनी सुई शिल्प किस राज्य का शिल्प है? जो सुजनी सुई शिल्प है, सुजनी बनाने के लिए सुई आती है, यह सुजनी एक कला है जो डिजाइन तैयार की जाती है। ये पूछा है कि इसमें किस राज्य का शिल्प है सबसे ज़्यादा फेमस है? पंजाब, गुजरात, बिहार, उड़ीसा। ऑप्शन इसका होगा बिहार। बिहार में सबसे ज़्यादा सुजनी सुई शिल्प का प्रयोग किया जाता है। शिल्प एक कला है, मतलब सुजनी एक डिजाइन है जो सुइयों के माध्यम से कथरी जैसे होता है ना, बेड उड पे फैलाने के, खाट पे फैलाने के लिए, उसमें एक सुजनी बनता है, या तो गेस्ट आते हैं उनको फैला कर बैठाने के लिए, तो वो एक तरह का एक डिजाइन होता है जो कि बिहार में सबसे ज़्यादा बनाया जाता है। उसका नाम सुजनी है और सुई से वो कढ़ाई की जाती है, डिजाइन तैयार की जाती है। बैगनी रंग, बैगनी रंग क्या है? प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, इनमें से कोई नहीं। तो बैगनी रंग द्वितीयक है। देखिए प्राथमिक रंग हमारे 3 होते हैं और 3 हमारे द्वितीयक रंग होते हैं। फिर उसके बाद देखिए प्राथमिक रंग मिलते हैं, फिर द्वितीयक, प्राथमिक और प्राथमिक रंग मिलकर द्वितीयक बनते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक मिलते हैं तो हमारे तृतीयक बनते हैं। इसी तरह जब बैगनी रंग हमारा द्वितीयक रंग में आता है, प्राथमिक रंग में है लाल, प्राथमिक रंग में है लाल, हरा, नीला, नहीं हरा नहीं है सॉरी, लाल, नीला और पीला, लाल, नीला, ये हमारा प्राथमिक रंग। द्वितीयक रंग में हमारा बैगनी रंग आता है, इसका ऑप्शन बी सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि प्रदूषण के कारण किस संसाधन की गुणवत्ता खराब नहीं होती है? सूर्य, मिट्टी, जलवायु। प्रदूषण के कारण किस संसाधन की गुणवत्ता खराब नहीं होती है? इसमें होगा सूर्य। प्रदूषण के कारण सूर्य की कोई गुणवत्ता नहीं खराब होती, सूर्य का प्रकाश यहाँ तक आता है धरती तक, लेकिन उससे प्रभावित क्या होता है? जल है, वायु है, प्रदूषण से प्रभावित होता है, मिट्टी भी प्रभावित होता है। लेकिन सूर्य का प्रकाश ये हमारा प्राकृतिक है, नेचुरल है, इसमें कोई
संसाधन की माध्यम गुणवत्ता की कमी नहीं होती है। 25वां क्वेश्चन देख लें, कपड़ों को सुखाने की प्राकृतिक विधि क्या है? इस्त्री, धूप और हवा, ड्रायर, वॉशिंग मशीन। अब कपड़ों को सुखाने के लिए प्राकृतिक विधि पूछा है। देखिए कृत्रिम विधि है, जो एक एक से मशीन निकले हैं इस समय, वो हमारा एक कृत्रिम तरीका हो गया, जो कि हम एक डिजिटल क्या कहते हैं मशीन का उपयोग करते हैं। लेकिन कपड़ों का प्राकृतिक तरीका पूछा गया तो धूप और हवा होगा। धूप हवा हमारा क्या है? ये प्राकृतिक विधि है। प्राकृतिक ही माध्यम से हमें धूप हवा मिलता है, हम बनाते नहीं हैं। लेकिन जिन चीज़ों को हम बनाते हैं, जिन मशीनों को बनाते हैं, जैसे जो मानव के द्वारा निर्मित की गई चीज़ें हैं, वो हमारा कृत्रिम विधि के अंतर्गत आता है। लेकिन जो हमें प्राकृतिक ने दिया है, जो प्राकृतिक तरीके से हम उपयोग करते हैं, हमारा प्राकृतिक विधि होता है। जैसे धूप है, हवा है, सूर्य का प्रकाश है, वर्षा है, ये सब हमें प्रकृति ने खुद दी है, जो कि हम प्रकृति के माध्यम से प्रकृति में रहकर अपना उपयोग करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।